नमस्कार। अपनी भाषा के प्रति सम्मान, अपनी संस्कृति के प्रति दायित्व और विरासत को सहेजना हम सभी का साझा कर्तव्य है और हमें इस पर गर्व भी होना चाहिए। अपनी भाषा का सम्मान हमें आत्मविश्वास देता है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रसिद्ध डोगरी लेखक, मीडिया पर्सन और म्यूज़िक कंपोज़र चमन पंथी जी से। चमन सर, आपका एक्सेट्रेड स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया अपने विचार साझे करने के लिए। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी साहित्यिक यात्रा साझा कीजिए। राजू जी, ऐसा है कि हमारी शिक्षा सारी जो है वो शुरू MM कॉलेज से होती है। कहाँ, यहाँ पर हमारा आर्ट का जो है, कला का भी वहाँ पर पढ़ा। हम कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ पर हमारी एक साहित्यिक सभा होती थी जो हफ्ते में एक दफ़ा सब मिलजुल के वहाँ पर एक गोष्ठी किया करते थे। और उनमें श्री रमेश मेहता जी और भुवनपति शर्मा जी जैसे होनहार और जाने माने व्यक्ति आते थे। और उसके साथ ही हमारे जो प्रोफेसर साहब थे जो हमें मार्गदर्शन करते थे वो थे प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा जी, बलदेव सिंह जी, प्रोफेसर गंगादास शास्त्री जी। और वहाँ से ही हमें थोड़ा सा बीज पड़ गया साहित्य का और संगीत का। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हमने वहाँ से भी आपका शुरुआती रुझान हिंदी कविता की तरफ रहा होगा? नहीं, भुवनपति शर्मा जी हिंदी के जाने माने राइटर हैं और रमेश मेहता जी हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे हैं। नहीं राजू जी, मेरा शुरू से ही पता नहीं क्या माँ बोली के लिए मेरा प्यार रहा, मातृभाषा के लिए। मैंने लिखना डोगरी में ही शुरू किया था। और उसमें मेरी पहली कहानी मैंने वहाँ पर पढ़ी थी। प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा जी थे वहाँ पर और कड़मन जी थे कड़े। अच्छा। और उन्होंने इतना ही कहा था कि इस लड़के में कहानीकार बनने के बीज हैं। प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा जो डोगरी के हाँ जी। और उनकी कहानियाँ, तब हमें पता नहीं था कि प्रोफेसर साहब इतने बड़े कहानीकार हैं, कहानीकार। तो फिर जब उनसे हमारा संपर्क बढ़ा तो फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, उनकी मैक्सिमम किताबें पढ़ी और वहाँ से ही मुझे कहानियों का शौक़, लिटरेचर का शौक़ वहाँ पड़ गया। मैंने मैक्सिमम कहानियाँ मदन मोहन जी की पढ़ी हैं। मदन मोहन शर्मा जी को मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करता चलूँ कि उनको डोगरी भाषा का शेक्सपियर तक कहा गया क्योंकि उनके लिखे हुए नाटक इतने मकबूल हुए और डोगरी में जो नाटक रेडियो के लिए लिखे गए उनमें उनका कोई सानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही सर। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। साथ साथ में हमारी वहाँ पर कॉलेज में ही कल्चर टीम हुआ करती थी। अच्छा। जैसे स्पोर्ट्स की टीम होती है वैसे ही वहाँ पर कल्चर टीम थी। अच्छा। तो वहाँ पर हमें प्रोग्राम करने का मौका मिला। तो मंच आपको कॉलेज के टाइम से ही कॉलेज के टाइम से ही हमें वहाँ से शुरू हो गया। तो वहाँ पर जो एनुअल फंक्शन होते थे वहाँ पर सरदार प्रीतम सिंह जी और उसके बाद हाँ जी अच्छा वो हाँ जी और वो कवि रतन जी वहाँ पर हमें सिखाने के लिए आते थे। वो कवि रतन जी ड्रामा के लिए करते थे और अपने प्रीतम सिंह जी, सरदार प्रीतम सिंह जी, वो भी उनसे ही हमें वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे ही सब कुछ हुआ। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में चले गए तो वो ही कार्यक्रम जो है वो चलते रहे कल्चर में ही। तो वहाँ पर डिस्प्ले योर टैलेंट वहाँ होता था उन दिनों भी? उन दिन नहीं था, वैसे हाँ एनुअल फंक्शन होता था, वहाँ तैयारी करते थे। और वहाँ पर बड़ी मज़ेदार घटना हुई कि एक प्रोग्राम हमने किया। वहाँ पर एक कव्वाली कर रहे थे, वो मेरे एक मित्र ही हैं, वो हारमोनियम वगैरह बजाते थे। तो हमने वहाँ पर शुरू किया गाना। तो हमें कोई इतना म्यूज़िक का ज्ञान नहीं था कि क्लासिकल गाने का ग्रामर नहीं पता थी हमें। तो हमने शुरू किया, उन्होंने पता नहीं कहाँ से भी शुरू कर दिया। तो हमने गाते गाते ना हमारी वो बड़ी मुश्किल से गाया हमने, पता नहीं कौन सा स्कूल का हमें पता नहीं था तब। तो फिर मैंने सोचा यार ये अगर इसको कंटिन्यू करना है तो बाकायदा म्यूज़िक सीखना पड़ेगा। तो शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ेगा। तो फिर मुझे अपने हमारे गुरु जी हैं शिव कुमार बख्शी जी, उनसे मैंने गुरु शिष्य परंपरा के तहत उनसे मैंने उनसे सीखा, 4-5 सीखते रहे। फिर वो बोलने लगे ये आजकल ज़माना है कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लेने का, तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। फिर पकड़ंगे में होता था दुर्गा संगीत अकेडमी, वहाँ पर मैं और मेरे मित्र थे स्वर्गीय श्री राणा साहब, वो भी मीडिया पर्सन है, हरीश चंद्र राणा जी। हम दोनों ने वहाँ पर विधि वहाँ पर
एडमिशन ले ली और हमने जो भी म्यूज़िक किया वो 4-5 साल वहाँ से हमने वोकल में हमने उनसे वेद प्रकाश जी से सीखा, फिर पंडित PN रैना से भी सीखा हमने। ऐसे गुरुओं से हमने सीखे और फोक तो हमारे रग रग में है। फोक और क्लासिकल जब हम बना तो फिर हमारे मन में से सेटिस्फैक्शन हुई, फिर हमने काम करना आगे शुरू किया। तो शुरुआत से ही आपका संगम ही रहा, कह सकते हैं कि म्यूजिक को लेके या साहित्य को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर आपने हिंदी में नहीं, डोगरी में डोगरी में कहानियों का भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। तो बहुत पहले हमने वहाँ पर कॉलेज में तो हमने कहानी लिखी थी, वो त्रिकुटा में छपी हुई थी, तो बीज तो हमारे अंदर था। तो डोगरी संस्था ने एक दफ़ा हमें अप्रोच किया कि वीरेंद्र केसर जी की गज़लों का एक प्रोग्राम करना है। तो मेरे मित्र हैं BM दुबे साहब, उन्होंने कहा जी डोगरी संस्था में आइए। तो वीरेंद्र जी ने भी बोला मुझे, उनकी गज़लें बड़ी मुश्किल होती थी, उनके पहुंचना बड़ा मुश्किल था। पहले आपको गज़ल आनी चाहिए, फिर आपको कंपोज कर सकते हैं। मैंने बोला कि मैं अपनी शर्तों पर करूँगा, गज़लें मैं खुद चुनूँगा। मैंने गज़लें चुनी और वह संगीत संध्या नाम की, गज़ल संध्या के नाम से बड़ा अच्छा प्रोग्राम डोगरी संस्था में हुआ, जिसमें मैंने जम्मू के जो माने हुए कलाकार थे उनको से गवाया। कल्पना केसर जी हैं, नीलम लंगिया हैं, जीवन शर्मा जी हैं और अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट वाले उनको उन्होंने मेरा साथ दिया। ऐसे डोगरी संस्था में मेरी वहाँ पर जब एंट्री हुई तो फिर वहाँ पर कहानी वगैरह पढ़ी। वहाँ पर रेडियो में फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुई। वहाँ पर सुदेश राज जी आती हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी कहानी सुनी और मुझे लगातार प्रोग्राम देते गए। ऐसी ही मेरी कहानियों का सिलसिला भी ऐसे ही चल पड़ा रेडियो में। आपकी यात्रा जो बेसिकली एमए कॉलेज से स्टार्ट हुई, हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के रास्ते डोगरी संस्था पहुंची। डोगरी संस्था के साथ ही तो रेडियो स्टेशन वहाँ तक पहले युवानी में गाते थे हम, युवानी में एज ए सिंगर गाते थे। तो वो बीच में फिर गैप पड़ गया ना, हम इधर लग गए। लेकिन डोगरी संस्था ने आपको म्यूजिक कंपोजर भी बना दिया। हाँ नहीं, म्यूजिक कंपोजर पहले था। लेकिन मैंने उनकी गज़लें की और उसके बाद मेरी डोगरी संस्था में एंट्री हो गई। तो फिर मैंने कहानियाँ लगातार, उधर सुदेश जी थी, उधर डोगरी संस्था में जाना, पढ़ना, लिखना था दूसरा, और कहानियों का सिलसिला, लिटरेचर का सिलसिला वहाँ से डोगरी संस्था में आने के बाद शुरू हुआ। तो रेडियो के बाद आपने पदार्पण किया टेलीविज़न की दुनिया में। हाँ जी, वो उसका श्रेय इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, वो राजू जी ऐसा होता है कि जो साथ होता है ना मित्र वर्ग, उनके साथ लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं उनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा होता है। हम कॉलेज के मेरे फ्रेंड थे स्वर्गीय श्री शिवदार जी, तो कैमरा भी हमने पहले लाया था। उनको दूरदर्शन श्रीनगर से कुछ प्रोग्राम मिला कि गाने करने हैं हमको, चित्रहार हमने कहा जी यहाँ कुछ अलग से काम करेंगे। हम बॉम्बे चले गए, सरदार प्रीतम सिंह जी हैं, मैं उनके साथ असिस्टेंट गया। वहाँ पर हमने टॉप के सिंगर जो है महेंद्र कपूर, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर जी, तो ऐसे सिंगरों के साथ हमने गाने वहाँ पर 12 गाने वहाँ पर 6 एक दफ़ा किए। और अपनी म्यूजिक आपने? हाँ जी, म्यूज़िक नहीं, उस समय म्यूज़िक नहीं दिया, मैं प्रीतम सिंह जी के साथ असिस्टेंट था। हाँ, उनके तो मैं गाना सिखाना सिंगरों को। हाँ प्रीतम जी है। सरदार प्रीतम सिंह जी भी बहुत जाना माना नाम है और अधिकतर जो आप डोगरी के गाने सुनते हैं उनके ही कंपोज किए हुए। हाँ जी। तो वहाँ पर एक गाना मेरा भी लिखा हुआ, रिकॉर्ड हुआ, वो सुरेश वाडकर जी ने गाया। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरा गाना भी उन्होंने गवाया। आप तो इसको एक किस्म का ब्लेस्ड समझेंगे अपने आप को, क्योंकि आपके बचपन से ही जो दोस्त रहे हैं। हाँ जी और जाने माने रहे। हाँ जी और शिवदास जी के साथ आपका लंबा सफर रहा। बिल्कुल एज मीडिया पर्सन भी। बिल्कुल क्योंकि आपने उनके लिए काफ़ी फिल्में भी लिखी। बिल्कुल। और म्यूजिक भी काफ़ी दिया उनकी। बिल्कुल। हर उनकी डॉक्यूमेंट्री हो, सीरियल हो, म्यूज़िक मैंने दिया। और उसके बाद जब हमने वो बीच में बात आ जाती है कि एक टेक्निकल काम होता है, स्टोरी राइटिंग तो होगी, लेकिन जो स्क्रीन प्ले राइटिंग और डायलॉग राइटिंग होती है वो बड़ा टिपिकल होता है। वो आप पूछेंगे कि आपने जम्मू में बैठ के कैसे सीखा, क्योंकि स्क्रीन प्ले का कंसेप्ट जम्मू में तब मुझे नहीं लगता। नहीं। तो लकीर फिल्म हम कर रहे थे, तो शिवदास जी में ये बात ही थी, काम क्वालिटी का करते थे। हम सीधे प्रोफेशनल लोग लाते थे बॉम्बे से। तो हमें अरमान सुहाबी जी हैं, तो जाने माने नाम था, वो हमने शिमला में बैठ के उनको बुलाया और एक हफ्ता बैठ के हमने स्क्रीन प्ले पेपर वर्क वहाँ किया।
स्क्रीन प्ले लिखा, और वो उनसे बैठ के सीखते सीखते हम भी थोड़ा सा सीख लिया कैसे करते हैं। और उसके बाद मैंने एक नावल है फूल बिना डाली, वो क्लासिक फिल्म की शुरुआत हुई दूरदर्शन ने, तो शिवदास जी को मिला, हमें मिला, तो उस पर काम सारा मैंने किया, उसका म्यूज़िक भी मैंने दिया। उसका पहले इतना बड़ा नावल था, उसको 1 लाइन स्टोरी की, उसके डायलॉग भी मैंने लिखे, और फिल्म भी पूरी मैंने लिखी, और म्यूज़िक भी मैंने किया। फूल बिना डाली काफ़ी पॉपुलर हुई, अच्छी फिल्म बन गई थी। पॉपुलर तो आपकी लकीर भी काफ़ी लकीर है। दर्शकों के साथ एक और बात साझी कर दूं कि जम्मू में आज तक जितने भी फिल्में बनी हैं उनमें लकीर सर्वोपरि मानी जाती है। लकीर फिल्म को जो बेसिकली पहाड़ी फिल्म थी, मिक्स थी, दूर दूर तक उसको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसका बहुत एक्सपोजर हुआ। और उन्होंने शिवदास जी ने ऐसा है कि मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी की, मार्केटिंग में एक्सपर्ट थे। हाँ जी, हाँ जी, आखिरी फिल्म है जिसको प्रोजेक्टर के माध्यम से, बिल्कुल बिल्कुल, हम रजौरी, पुंछ, नूर, इधर हर जगह, वो रजौरी पुंछ तो मैं खुद उनके साथ गया, वो आ गया, हर स्कूल में जाते थे, हर इंस्टीट्यूट में जाते थे, वहाँ पर फिल्म लगाते थे हम। तो ऐसी मेहनत करके उन्होंने फिल्म को आगे बढ़ाया। आप समझते हैं कि वो दौर, कुछ वर्ष पहले का दौर गोल्डन एरा था टेलीविज़न के हवाले से? नहीं, आज भी है, लेकिन आज लोग शॉर्टकट जाना पसंद करते हैं। टेलीविज़न में उतना काम है क्या? काम नहीं है टेलीविज़न में, नहीं है, काम नहीं है। हैं कि वो दौर जो अतीत हमारा रहा है, वो गोल्डन एरा था, बिल्कुल आप कह सकते हैं। नहीं हुआ करता था राइटर के पास लिखने के लिए, बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा काम आ जाया करता था, आर्टिस्ट के पास से शिफ्टों में काम करने का वो वैसा हो गया ना, हम राइटरों में, आर्टिस्टों में डिपेंड हो गया हम दूरदर्शन पर। हमने सब्ज़ बाग भी तो दिखाया गया। हाँ जी, हाँ, सब्ज़ बाग भी तो दिखाया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मुझे याद पड़ता है कि कुछ लोगों ने अपना जॉब ही छोड़, बिल्कुल छोड़े, वो प्रोड्यूसर बन गए, डायरेक्टर बन गए, उनको लगा कि हम लोग अब इससे बेहतर कमा सकते हैं और क्रिएटिवली इनपुट दे भी सकते हैं समाज के लिए। बिल्कुल, बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बने, जब ख्वाब टूटा, बिल्कुल, जब ख्वाब टूटा, बिल्कुल। अभी हालात क्या हैं? हालात अब तो बिल्कुल ही जीरो है कि इतनी हम समर्थ नहीं कि लोग बॉम्बे में बैठ के जाएँ वहाँ पर काम करें। 1-2 आर्टिस्ट हैं जो कर रहे हैं, तो जो अपनी जीविका कमा रहे हैं, लेकिन इस पर डिपेंड होना, दूरदर्शन पर डिपेंड होना बहुत मुश्किल है। हम इस मीडियम को एक तरह से क्रिएटिव मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जी जी। एक तो हो गया फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम करना, तो दाल रोटी चलती रहे। एक होता है जो ग़िज़ा आपके दिमाग को चाहिए, मन को चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो आप समझते हैं, क्योंकि आपने क्रिएटिव बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है इस मीडियम में जी, तो वो चीज़ भी मिस करता है आदमी, तो बहुत मिस करता है, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल कह सकते हैं उसको। बिल्कुल। आज ही कल ही मेरी एक आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट है, उनसे मुलाकात हुई, और मैं क्या हाल है, पता नहीं सर जी, ऐसा है कि अब वो काम करने का मज़ा नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटी का काम पहले होता था, जैसे हमने किया है, तो अब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। एक गाना किया, फेसबुक को डाल दिया, मशहूरी हो गई, ये नहीं होता है, घिसना पड़ता है, इसमें काम करना पड़ता है, फिर होता है। रीज़न भी है, क्योंकि जिन दोनों दूरदर्शन के लिए काम हुआ करता था, जी, तो अच्छा खासा बजट था। हाँ जी, तो उसमें टेक्निकल टीम पूरी तरह से इन्वॉल्व रहती थी। बिल्कुल। अब एक ही आदमी कैमरा भी करेगा, वही लाइटिंग करेगा, वही एडिटिंग करेगा, बिल्कुल, तो कितना स्कोप रहेगा? आजकल यही प्रॉब्लम है, जो राइटर उसको जेब से लगाना है, बनाने वाले को जेब से लगाना है। बिल्कुल। तो उसकी हद क्या है? हद है मोबाइल से शूट कर लिया, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा हाईटेक ले लिया, उसको एडिट किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। सर्वाइवल ऑफ आर्ट नहीं कहा जा सकता। वो प्रोफेशनल काम नहीं होता है, जो प्रोफेशनल नहीं होता है, ऐसे काम नहीं चलता है। ये तो हो गया शॉर्टकट। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, सीखना है बड़ों से, तो ऐसे काम चलेगा। सर, एक मैं आपसे बात पूछना चाहता था, जानना भी चाहता था, कई लोगों से पूछा भी मैंने जी। आप म्यूजिक कंपोजर हैं जी, स्टूडियो से वाकिफ़ है अच्छी तरह से? हाँ जी। स्टूडियो में तो आप, क्योंकि आप पुराने दौर में भी काम किया है, अभी भी आप जानकार हैं कि कैसे काम हो रहा है जी। कितना फ़र्क महसूस करते हैं कि जब आप कंपोज करते थे म्यूज़िक और लाइव रिहर्सल हुआ करती थी, तो लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, रेडियो पे हो गया या स्टूडियोज़ में हो गया। अब एक आर्टिस्ट आता है, वायलिन बना के चला जाता है, दूसरा आता है ढोलकी बजा के चला जाता है, सिंगर आता है वो भी अकेला गाना गा के चला जाता है, तो उसके बाद अरेंजर उसको अरेंज करता है। कितना फ़र्क महसूस करते हैं फील का? थोड़ा सा अब इधर पहले होता था कि अरेंजर जो होता है म्यूज़िक ट्यून जो सुनता था और म्यूज़िक अरेंज करता था, और ट्रैक बन जाता है। ट्रैक बनने के बाद फिर वॉइस डबिंग होती है,
तो उसमें थोड़ा जो पहले आप बोल रहे हैं कि उसमें से रूदारी आती थी, रूदारी ट्यून पूरी दिमाग में आती थी, पूरी सुनते थे, उसमें इन्वॉल्व होके गाते थे। आजकल आया ढोलकी वाला आ गया, स्लीवर आ गया, अपना अपना काम किया, बस चलते, हाँ मैकेनिकल हो गया, उसमें वो जान नहीं आती है, रूदारी नहीं आती है। ट्रैक सिस्टम का ये नुकसान है। अब नहीं, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन उसमें रूदारी, जब सारे आर्केस्ट्रा बैठा हो, अपना म्यूज़िक छेड़ रहा हो, उसमें माहौल ही कुछ अलग होता है। जैसे सितार बज रही है उसमें मज़ा आता है, अच्छा फ्लूट बज रही है उसमें होता है, तो वो बात बनती नहीं है। अब क्या करना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। इसके लिए पेशेंस चाहिए। नहीं, पेशेंस तो चाहिए, लेकिन तरीका अलग अलग है इसका करने का। देखो ना, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। आप बोलेंगे जी फ्लूट वाले को, आओ जी, अच्छा ठीक है जी, मेरा पीस क्या है, ये करेंगे जी, हाँ बजाया और चले गए। ये बात, पहले तो सब इकट्ठे होते थे ना, एक माहौल बनता था गाने का, गाने वाले का भी मूड बनता था, बजाने वाला का भी मूड बनता था, रिकॉर्डिस्ट का भी मूड बनता था। तो अब आए, किया, चले गए जी, बस मैकेनिकल काम हो गया। मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपने गाने गाए भी हैं, आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है, आपने लाइट म्यूज़िक भी गाया है, तो अपनी कंपोजिशन या किसी और की कंपोजिशन में अगर आपने जो आपको अभी याद आ पड़ रहा हो तो ठीक है सर। मैंने वही एक आपके लिए और दर्शकों के लिए मेरा गाना जो है, विदाई होती है ना, एक तो घोड़ी सुहाग होती है, शादी या पर्व, हाँ, उस विदाई गीत को मैंने एज ए पोइट लिखा और सुरेश वाडकर जी ने इसको गाया हुआ है। वाह क्या बात। अच्छा, ये मैं आपको अगर इजाज़त दें तो मैं सुना दूँगा। जा रानिए कर अपने तियां ते तन है पराया, तियां ते तन है पराया। जा रानिए कर अपने तियां ते तन है पराया, तियां ते तन है पराया। बाबुल दा कर छोड़िया लाडली दूर चली, ले डोली कहार चले, चंदरिए रीत पली, चंदरिए रीत पली। डार कूंजेंदा उडरी जाना, बेला खिंडने दा हुन आया, बेला खिंडने दा हुन आया। जा रानिए कर अपने तियां ते तन है पराया। अगे सुनो जी। कियां तजनियां से लड़ियां, कियां भुलनी है अपनी माँ, कियां तजनियां से लड़ियां, कियां भुलनी है अपनी माँ। पींगा बागे च पेई रोनियां, चेता आई जाना अपना ग्रां, चेता आई जाना अपना ग्रां। जा रानिए कर अपने तियां ते तन है पराया, तियां ते तन है पराया। मेरे बागें दिए कलिए उच्चा रखियां मापे दा नाम, मेरे बागें दिए कलिए उच्चा रखियां मापे दा नाम। सीसें दा गहना बचुआ अज चोली तेरी च पां, अज चोली तेरी च पां। तेरा बसदा रवै कर बार, असें अपना धर्म निभाया। जा रानिए
कर अपने तियां ते तन है पराया, तियां ते तन है पराया। क्या बात है सर, मुझे लगता है सुरेश वाडेकर जी से भी आपने ज़्यादा अच्छा नहीं सर, उन्होंने आपने भी सीखा हुआ है, वो भी शास्त्रीय संगीत। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा गाया हुआ है नेचुरली, वो एक प्रोफेशनल सिंगर है, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर के सिंगर। बिल्कुल। आपका एक बहुत मकबूल हुआ जो शिवदत्त जी के साथ ही आपकी वो प्रोडक्शन थी, बाबुल दा बेड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बारे में भी कुछ साझा कीजिए, क्योंकि बाबुल दा बेड़ा एक ऐसी ऑडियो एल्बम मेरे ख्याल में रही है, वीडियो भी है, वीडियो एल्बम। हाँ जी हाँ जी, जिसके माध्यम से डुग्गर भाषा के जो भी फोक सॉन्ग्स हैं, जिन्होंने लुप्त होते सॉन्ग, उनको सहेजने का प्रयास भी रहा है। जी जी जी, और बहुत मकबूलियत के साथ। अच्छा, और राजू जी ऐसे बात बताते हैं कि अब मैं और शिवदत्त जी जा रहे थे गाड़ी में कहीं पर मीरा साहब की तरफ, तो मुसर्रत नाज का तब बड़ा मैरिज सॉन्ग पॉपुलर थे, चलते थे रेडियो में। तो शिवदत्त जी मुझे कहने लगे, पंथी जी ऐसा है कि हम डोगरी में ऐसा काम नहीं कर सकते जैसा ये है। मैंने सोचा, मैं कहा जी हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, बात हो गई, फिर उन्होंने पीछे क्या तैयारी कीजिए आप, ये ठीक है। मैंने जो हमारे सुहाग, घोड़ियाँ, छिटनियाँ वगैरह लुप्त होती जा रही, मिलता ही नहीं था, मटेरियल नहीं मिलता था। वो कुछ अपनी माताओं से, उसके बाद मासियों से, मोहल्ले की जो बूढ़ी औरतें हैं उनको बिठा के एक एक तिनका करके मैंने इकट्ठा किया सारा, उनकी ट्यूनें इकट्ठी की, सारा कुछ ट्यूनें की। फिर मोहन सिंह जी को मैंने दी, मेरा मोहन सिंह जी ये ऐसे है कि इनको थोड़ा सा सेट सूट कर दो, थोड़ा रिदम में ला दो। अच्छा, मैंने बताया, और उसी समय हम चले गए दिल्ली। दिल्ली में बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बंसी वादक राजेंद्र प्रसन्ना जी। तो उनके साथ बैठ के हमने वहाँ पर एक हफ्ता 10 दिन बैठे हमने, वो एक एक गाना हमने उनको बताया म्यूज़िक अरेंज करने के लिए, और यहाँ पर कृष्णा जी को साथ लेके। अच्छा, उसके बाद नीलम यहाँ, तो उनको तो पहले यहाँ पर तैयारी कराई, फिर वहाँ पर तैयारी की, और उसके बाद हमने वहाँ पर वो बाबुल का बेड़ा जो है, वो नाम बाबुल का बेड़ा बाद में पड़ा, लेकिन हमने बिहार गीत जो है वो वहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बना दो नहीं, पहले म्यूज़िक हमारे पास पड़ा रहा 2-4 साल, तो फिर हमने बोला इसकी फ़िल्म भी बनानी चाहिए, बना दिया। फिर भी बड़ा मुश्किल काम था। फिर शिवदत्त जी ने हमें बॉम्बे से, काम प्रोफेशनल करते थे हम, डांस डायरेक्टर मंगवाया, और उसके बाद कैमरा मैन मंगवाए। तो फिर हमने यहाँ पर बन में, रायपुर में वहाँ पर लोकेशन वगैरह देखी, वहाँ पर गाने हमने शूट किए पूरा, और जब बन के प्रोफेशनल, और उसके बाद जो वॉइस ओवर लिखा वो राणा जी ने लिखे, राणा हरी जी ने। आप वो सुनेंगे, आपको मज़ा आएगा। वॉइस ओवर जो उन्होंने पीछे लिखा है कमेंट्री में, वो भी बड़ी अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद जब हमने वो उसका फिर नाम दिया बाबुल दा बेड़ा, फिर हमने दूरदर्शन को दी। उसी समय 1 हफ्ते में ही हमारे वहाँ पर शेड्यूल कर दिए, रात को 11 बजे आया और बड़ी पॉपुलर हुआ वहाँ। उसके बाद फिर हमने इसकी ऑडियो कैसेट बनाई, वो बड़ी बिकी। उसके बाद वीडियो कैसेट मंगाई, जम्मू मेला जहाँ पर लगा था बैसाखी का, वहाँ पर सीढ़ियों वगैरह बेची, और बहुत लोगों ने पसंद किया, वो बहुत प्यार दिया। इसे तो कहते हैं क्रिएटिव। हाँ, आज भी वो गाने जो आप सुने तो मन को लगते हैं, तो फोक है ना हमारा। हाँ जी हाँ जी, अस्तित्व से जुड़ी हुई जो भी चीज़ बिल्कुल है, वो मन को भाती है। हाँ, अपने मन को तो जब सुनते हैं, कोई तो सुनेगा, आप सुनेंगे अच्छा लगेगा। हमें भी जब अपने आनंद भी होते हैं, सुनते हैं यार क्या सुनना है, बाबुल का बड़ा लगाते हैं और मज़ा आता है गाना। उम्मीद करेंगे सर कि भविष्य में भी और ज़ोर शोर से आप ऐसे ही आनंददायक कार्यक्रम करते रहिएगा, जिससे अपने अस्तित्व को बचाने में, सहेजने में आप जैसे और भी मदद मिले। आप जैसे मित्रों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, तो हम करते रहेंगे, जो भी हमारे पास है मामूली की सेवा करते रहेंगे। आप एक्सेट्रा स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राजीव। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी चमन पंथी जी से। उन्होंने कहा कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम सभी को साझा प्रयास करना चाहिए, और विशेषकर अपने फोक को बचाना बहुत आवश्यक है। इन्होंने बाबुल का बेड़ा हो या बाकी भी जितनी भी प्रोडक्शन की हैं, उनके माध्यम से यही सराहनीय प्रयास किया है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।